चलिए जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट आज के लाइव क्लास में। और आज भी हम लोग शानदार और जानदार एलपी टेक्नीशियन के संभावित क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से आज के क्लास में आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। क्लास आपका जस्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग एक बार आवाज साफ साफ जा रही है तो एक टाइप कर दीजिएगा। बिल्कुल, अगर आवाज एक जा रही है तो एक टाइप, अगर आवाज साफ साफ जा रहा है तो एक टाइप करना है। मनोरंजन कुमार, एसके तिवारी बाबा, गुलशन कुमार और सभी लोग आज के क्लास में जुड़ गए हैं। सब लोगों को गुड इवनिंग। और चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि लाइव क्लास कब स्टार्ट होगा सर, एएलपी टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स का, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का, तो आपको बता चुके हैं कि 18 तारीख को हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। समय होगा सुबह में 7:30 बजे। सर ग्रुप डी का बैच कब लगाते हैं? ग्रुप डी का बैच क्या है ना, इसी में आप सारा एक तरह से साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सागर कुमार पूछ रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सारा एग्जाम आप इस सेगमेंट में या ये सेशन में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बैच स्टार्ट होगा 18 तारीख से शाम को सुबह में 7:30 बजे, वहां भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। चलिए, एक नंबर जवाब सब लोग दे चुके हैं, इसका मतलब सब लोगों को आवाज साफ साफ दिख रही है। क्वेश्चन भी सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एएलपी ऑनलाइन टेस्ट कब स्टार्ट होगा? अगले 14 तारीख के बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करिए। पहला आंसर तिवारी बाबा की तरफ से आ चुका है, ऑप्शन नंबर है सी। बाकी सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन से कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं कर सकते जिसमें इसे रखा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा पहला है पानी, दूसरा है शराब, तीसरा है पारा और चौथा है फिनॉल। बिल्कुल सही जवाब है पटना नगर निगम में जो मच्छर मारने वाली दवा है, ये दवा में ही परेशान है अभी। चलिए आ जाइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पारा यानी कि मरकरी। और इसका कारण लिखिएगा, पारा का कारण लिखेंगे क्योंकि पारा और पारा के बीच में लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है। पारा और पारा के बीच में लगने वाला आसंजक बल अधिक होता है। आसंजक बल अधिक होता है। आसंजक बल अधिक होता है। आसंजक बल नहीं होगा, देखो पहला ही गड़बड़ कर रहा है। पारा और पारा के बीच लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है। ससंजक, आसंजक नहीं, सॉरी। पारा और पारा के बीच में लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है। अधिक होने के कारण पारा कांच के साथ चिपकता नहीं है। चलिए पहला का आंसर हो गया, पारा कांच के साथ चिपकता नहीं है। क्या लिख रहे जी? HG 80 90 नहीं समझ में आ रहा है। खालिद खान, मेरा संजय सर को नमस्ते बोलिए, सर मैथ किंग ऑफ इंडिया है। चलिए धन्यवाद। आ जाइए, हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा आप सभी लोग। और मेरा क्वेश्चन ये है कि पारा जब केश नली में ऊपर उठता है तो ऊपर तो उठता नहीं है, नीचे जाता है। आपको बताना है पारा और कांच के बीच का स्पर्श कोण का मान कितना है। कमेंट में आंसर दीजिए। पारा और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? पहला सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। आपको बताना है पारा और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है। पारा और कांच के बीच स्पर्श कोण का मान जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का कमेंट हम आपका इंतजार करेंगे। 90 आंसर है, नहीं गलत। आगे आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, पूर्ण रूप से जल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है, गीला है। विनोद कुमार गुड इवनिंग। चलिए राजू कुमार का आंसर 140 आ रहा है, करीब करीब सही है। आंसर होगा 135 से 140 डिग्री, बिल्कुल सही। चलिए
तो पारा और कांच के बीच का स्पर्श कोण का मान 135 से 140 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। आइए, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें, जब आप हाइड्रोकार्बन अगर जला रहे हैं तो दो तरह का फ्लेम मिल सकता है, या तो नीला मिलेगा या फिर पीला मिलेगा, और पीला होगा तो उसके साथ काला धुआं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर पीली लपट है तो कौन सा है, और आपको बताना है नीली लपट है तो कौन सा है। याद रखिएगा, अगर पीली लपट के साथ जलता है, काले धुएं के साथ जलता है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है भाई मेरे? एक आता है अल्कीन और एक आता है अल्काइन। कारण होता है, कारण पूर्णतः ऑक्सीकृत नहीं होता या कार्बन पूर्णतः जल नहीं पाता है। दो का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। कारण लिखेंगे क्योंकि कार्बन का पूर्णतः दहन नहीं हो पाता है। कारण क्या होगा? क्योंकि कार्बन का पूर्णतः दहन, कार्बन का पूर्णतः दहन नहीं हो पाता है, दहन नहीं हो पाता है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए, एएलपी टेक्नीशियन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है एसिटिक एसिड। गुड इवनिंग सब लोगों को। चलिए तीन का आंसर दीजिए फटाफट। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में कौन सा उपयोग होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड। तीन का आंसर बी आ रहा है, जयंता का, किशोर का और बाकी लोग, सागर का भी बी बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहेंगे और इसका फॉर्मूला होगा NaHCO3। बताइए इसमें एसिड कौन सा होता है? आंसर का जवाब दीजिए, इसमें एसिड कौन सा होता है? गुलशन कुमार पूछे केमिस्ट्री का न्यू बैच कौन सा है, कब आएगा? आएगा बहुत जल्दी। बताइए इसमें पहले सोडा एसिड अग्निशामक में एसिड कौन सा होता है? एसिड का नाम लिख लीजिएगा H2SO4। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है और नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटिक एसिड नहीं होगा बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा। आंसर होगा सोडा एसिड अग्निशामक में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बी, एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दोनों जब रिएक्शन करता है तो CO2 गैस देता है। रिएक्शन क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4, बनाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ में देता है CO2 और साथ में देता है H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहां पे 2 कर दीजिए, ठीक है, 2H2O हो जाएगा। Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O, H2SO4। रंजीत कुमार बिल्कुल सही है। एसिटिक एसिड का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग किस प्रोसेस में जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस प्रोसेस में, किस प्रक्रिया में जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस प्रोसेस में जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? जल्दी से जवाब दो, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। किसके उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म से यूरिया उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर है ए नंबर प्रोटीन, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर है लिपिड और डी नंबर है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों। किसी का जवाब नहीं आया मेरे पास। हमारा क्वेश्चन था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रसायन का प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है? नहीं जानते हैं? चलिए नाम लिख लीजिएगा, क्लार्क प्रोसेस।
क्लार्क प्रोसेस का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है, क्लार्क्स प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए एक बार सब लोग लिखिए प्रगति पथ के राही, और तब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं जल्दी से। संजय सर के मैथ्स का न्यू बैच कब आएगा? संजय सर का मैथ्स का न्यू बैच कब आएगा? अभी तो टाइम नहीं बता सकते, अगले क्लास में पूछ करके बता देंगे। आ जाइए एक बार जल्दी से सब लोग टाइप कर दीजिए प्रगति पथ के राही, और तब हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आइए, किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? क्वेश्चन है किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? किशोर कुमार, रंजीत कुमार, ठीक है। चलिए गुलशन कुमार, रणधीर कुमार। 4 का ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। डी बच्चा गलत हो जाएगा। देखो यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO, NH2। कार्बोहाइड्रेट में कहीं नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, लिपिड में भी नाइट्रोजन नहीं होता। आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटीन। बच्चे आप लोग फंस रहे क्वेश्चन में, प्रगति पथ के राही हैं सब, है ना, और न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं, क्वेश्चन तड़ातड़ी बनाना है, दम फास्ट। आइए, और बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। किसी उत्तल लेंस के द्वारक समझते हो ना? एपर्चर। एपर्चर का मतलब क्या होता है? एरिया अवेलेबल फॉर एंटरिंग लाइट। एरिया अवेलेबल फॉर एंटरिंग लाइट, प्रकाश को प्रवेश करने के लिए जो क्षेत्रफल उपलब्ध होता है उसी को एपर्चर कहा जाता है, उसी को द्वारक कहा जाता है। सॉरी सर, रंजीत कुमार बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। पूछ रहे हैं हम कि किसी उत्तल लेंस के द्वारक का मतलब समझना, लेंस का क्षेत्रफल जिससे प्रकाश प्रवेश कर सकती है वह एपर्चर कहलाता है। कौन सा कथन सही है? यह इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यह इसकी फोकस दूरी के बराबर है, यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र है, या यह इसकी फोकस दूरी के आधे के बराबर है। प्रगति पथ के राही अपना अपना दम दिखाइए और इस सवाल का सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा ले रहे हैं, वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र है, सागर कुमार का आंसर है। बाकी मेरे राहियों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, क्या आंसर है? बिल्कुल आंसर सही है, यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। क्लास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स को और लाइक करते रहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का आदत डालिए और बिल्कुल सही सही। हीरा बहुत चमकीला होता है, बिल्कुल सही है। हीरे में अपवर्तनांक बहुत कम होता है, बिल्कुल गलत है। हीरा बहुत चमकीला है, ये तो सही है। हीरा का अपवर्तनांक बहुत कम है, ये गलत है, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक आप जानते हैं सबसे अधिक होता है, लगभग 2.42। हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, 2.42। ऑप्शन नंबर 1, दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, ये तो गलत हो गया। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है, ये भी गलत हो गया। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। 6 का आंसर होगा सी नंबर। अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो क्वेश्चन आपको प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल पर आप निकाल सकते हैं, डाला हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है? जल्दी से जवाब देना है 7 नंबर क्वेश्चन का आपको। कौन सा कथन स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में सही है? स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्टार्च पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है और ग्लाइकोजन जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पादप कोशिकाओं के साथ साथ जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। क्या आपका जवाब है इसका? आंसर कुमोद कुमार का सी है, रंजीत कुमार का डी है और जयंता देवनाथ का सी है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें से कुछ लोगों का गलत है।
आंसर होगा स्टार्च पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है और ग्लाइकोजन जंतु कोशिकाओं में होता है। याद रखना, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे, और यहीं से अगर ये याद रहेगा आंसर कभी गलत नहीं बनेगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है, एनिमल स्टार्च। आदर्श कुमार आंसर सी दिए हैं। तिवारी बाबा का आंसर गलत हो गया है, बाबा देखिएगा ध्यान से। और जयंता बिल्कुल जय जय करके एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं। मनोरंजन कुमार गायब हो गए कि आंसर दे रहे हैं? नहीं, मनोरंजन कुमार अभी हम लोग के साथ मनोरंजन कर ही रहे और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक बार मनोरंजन कुमार हाई कर दीजिएगा, आपको हाई कर रहे हैं क्योंकि आप जुड़ते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। आइए अगले क्लास की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। आइए भाई। नहीं 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 बोले, हाई करने बोले भाई मेरे। हाय हाय नहीं, हाय ऐसे वाला हाय। चलिए आ जाइए। सभी जीवन रूपों में जीवन के अणु सम्मिलित होते हैं। बताना है दोस्त मेरे कौन सा अणु होता है। आप जीव है, आप में जीवन के अणु है। जीवन के अणु को कहते हैं बायोमोलिकुल्स, और आपको बताना है बायोमोलिकुल। हाँ बिल्कुल हाई आ गया, चलो बढ़िया है दोस्त। सभी जीवन रूपों में जीवन के अणु सम्मिलित है। बायोमोलिकुल्स कौन सा है? जीवन के अणु। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और ऊपर के सभी। बच के बउआ बच के, क्वेश्चन गड़बड़ा न जाए। देखो कुछ कुछ का गड़बड़ हो रहा है। जीवन के अणु सभी हैं, अनुवांशिक पदार्थ नहीं पूछा कि तू लोग न्यूक्लिक एसिड मार दिया है। आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे ऊपर के सबूत, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। सभी जीवन रूपों में जीवन के अणु। जीवन के अणु का मतलब जीव में जो अणु होते हैं जिसको हम कहते हैं बायोमोलिकुल्स। और बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, न्यूक्लिक एसिड भी आएगा। दोस्त समझ में आया क्या? जो सी मार रहे हैं वो सब अनुवांशिक पदार्थ के लिए आंसर दे रहे हैं। ओके चलिए आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9। वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना है? बोलो, वास्तविक और कैसा? बड़ा। दो गुनी फोकस दूरी पर, अनंत पर, किसमें है? पहले बोलो तो किसमें है? उत्तल लेंस में। मुख्य फोकस और दो गुने फोकस दूरी के बीच में कि फोकस दूरी के दो गुने से परे? जल्दी से जवाब दो इसका। सागर कुमार, सॉरी कोई बात नहीं भाई, इस बार का सवाल का जवाब दे दो, हम माफी दे देंगे। जो जो गलती किया है 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर का सही आंसर देगा। प्रैक्टिस हो रहा है, मस्त प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे नेट प्रैक्टिस होता है ना, वैसे हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब कहां कहां प्राप्त होता है? सी और एफ के बीच। ये सी हो गया और ये एफ हो गया, इसके बीच रखोगे तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है दो गुनी फोकस दूरी पर, यानी सी पर गलत, अनंत पर गलत, मुख्य फोकस और दो गुनी फोकस दूरी के बीच, आंसर नंबर सी। देखो फिर भैया गलती मार रहे हो। क्या बोल रहा है? वास्तविक और बड़ा बोल रहा है ना, तो वास्तविक और बड़ा के लिए सी और एफ के बीच में वस्तु को रखोगे तो ऐसा बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो जो गलती किया है सबका होगा पिटाई, ठप ठप मारेंगे। मेरे सामने है नहीं तू लोग, भला बनाओ कि ऑनलाइन क्लास में है। चल आजा क्वेश्चन नंबर 10। ठप ठप पिटाई होगा, ठप ठप। आजा 10 नंबर। 10 नंबर का जवाब दे दोस्त। सुखाने के लिए कपड़े डालते समय हम उन्हें फैलाते हैं, बिल्कुल सही है। सुखाने के लिए कपड़ा जब डाला जाता है तो आप उसको फैलाते हैं। ऐसा कोई थोड़ी ना है कि बाल्टी में कपड़ा गारे मोड़ माड़ करके उसी में रख दिए कि भैया तू सूख जाना, या इस गन्नी में वैसी लपेट करके डाल दिए। अब पूछ रहे वाष्पीकरण की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती है। कथन 1 है, कथन 2 है, कारण सही है कि नहीं पहले ही बताओ। जल्दी से देखें कौन कौन सही मार रहा है। 10 का आंसर है बोथ। बोथ में मतलब दोनों सत्य है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, हम उन्हें फैलाते हैं, बात तो सही है।
वाष्पीकरण की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती है। दोनों सही और दोनों सही व्याख्या। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। साउंड प्रॉब्लम है कभी कभी। अच्छा, कभी कभी हम जो गर्दन ऐसे वैसे करते हैं ना, उसमें कभी कभी थोड़ा सा डांस हो जाता है। प्रयास करते हैं कि अब ना हो। इसको अपने दम मुंह पर चिपका लेते हैं, है ना, नहीं होगा दम। चलो, इस बार भी दिक्कत होगा तो बोलना, अब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलो, 10 का आंसर नंबर हो गया ए नंबर। आया मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्यों में जोड़ों में नहीं पाई जाती है? हमें प्रगति पथ के राही, आपके चरणों में प्रणाम, लोगों में सिलेक्शन होंगे, आपके आभार। बिल्कुल, हम बहुआ प्रगति मतलब क्या बोले, एलपी ड्राइवर बनाने वाले जादूगर है, मैजिशियन। बस साथ पढ़ते जाओ, देखो जादू देखो, अपने आप आगे बढ़ते चल जाओगे। आ जाओ, 11 का आंसर बी नंबर। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्यों में जोड़ी में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए है अधिवृक्क। अधिवृक्क में तो एड्रिनल ग्लैंड जोड़ा में होता है, किडनी के जस्ट टॉप में देखना। पीयूष एकल होता है। आंसर हो गया 11 का ऑप्शन नंबर 4। अरे रे मनोरंजन बहुआ, सबका तू मनोरंजन करवाएगा। पीयूष ग्रंथि होगा। पूछता है कौन सा जोड़े में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर। अधिवृक्क जोड़ा में, वृषण टेस्टिस जोड़ा में, अंडाशय जोड़ा में नहीं, जो जोड़ा में आंसर होगा पीयूष। आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर दूसरा, 11 का बी नंबर। बहुत सही जा रहे हो। आजा, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 नंबर। 12 नंबर देखो, क्वाशियोरकर कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी न्यूनता के कारण होता है? खनिज, विटामिन, वसा, प्रोटीन। मार दे भैया, सही सही जवाब। क्वाशियोरकर किसकी न्यूनता के कारण होता है? देख ले, क्वाशियोरकर किसकी न्यूनता के कारण? क्वाशियोरकर एगो होता है मेरेस्मस, एगो होता है क्वाशियोरकर। प्रोटीन, वेरी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मेरेस्मस होता है, मेरेस्मस एनर्जी, और एनर्जी की कमी से मेरेस्मस, ऊर्जा की कमी से, और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर। दम फिल्म याद है ना, पीके, दम याद रखना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर, पीके दम याद रखो। विटामिन कौन मार रहा है भाई? ए भाई, तुम लोग को विटामिन एच का जरूरत है, तुम लोग खाओ सब विटामिन एच। बोला विटामिन एच क्या होता है? विटामिन एच का मतलब होता है विटामिन हिम्मत। हिम्मत चाहिए विटामिन, है ना, तो दम हिम्मत के साथ लगे रहना है, जुड़े रहना है। रंजीत कुमार बोल रहे हैं मेरेस्मस एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है। तो मी पे के देखा, पी के, मी पी के देखा, या मी एम ई मी माने मुझे पी के देखना है। तो मेरेस्मस एनर्जी, प्रोटीन, क्वाशियोरकर, याद रह जाएगा सबको, किसी को डाउट नहीं होगा। अमित पटेल भाई, हम कह रहे हैं विटामिन एच, तू लोग बायोटिन बोल रहा है, हम विटामिन हिम्मत बोल रहे हैं, विटामिन हौसला बोल रहे हैं। और विटामिन हिम्मत और हौसला रहेगा तो होशियार तो अपने आप हो जाओगे। एच से एच आ जाएगा, क्या समझ में आया? एच से एच आएगा। आजा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन है वो तू ही बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय तनाव का एक परिमाण नहीं है या रिजल्ट नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा 13 बच्चा बनाएगा। 13 बच्चा मतलब मेरा बच्चा बनाएगा, जल्दी से बताओ। कहता है वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद, केशिका वृद्धि, साबुन या अपमर्जक द्वारा धूल का निष्कासन और द्रव का प्रवाह। वर्षा की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। केशिका वृद्धि में भी पृष्ठ तनाव सहयोग करता है ऊपर चढ़ने में। साबुन या अपमार्जक द्वारा धूल का निष्कासन, बिल्कुल सही है। क्या करता है? पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे गहराई में कपड़े तक पहुंचते हैं, जिससे कपड़े में गहराई तक पहुंच करके मैल को हटाता है। द्रव का प्रवाह, आंसर होगा बचवा 13 का ऑप्शन नंबर डी। द्रव का प्रवाह के लिए दाब का अंतर कारण होता है। बिल्कुल सही आंसर गया कुछ लोग का। गुलशन कुमार सही आंसर दिए, रंजीत कुमार सही, केजीएन ग्रुप सही, आदर्श कुमार गलत, सागर कुमार सही। चलो मस्त है यार, बहुत लोग अच्छा तैयारी है। आजा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 14 नंबर। देखो भाग गया तुम लोग के डर से, 16 हो जा रहा है रे।
तुम लोग के डर से क्वेश्चन हो भाग जा रहा है। आजा 14 देखो, जब प्रकाश की एक किरण अपवर्तित होती है तो इसके वेग में परिवर्तन होता है, इसमें कौन सा कथन सही है? इस संदर्भ में कौन सा कथन है? वेग बढ़ता है क्योंकि किरण विरल से सघन में पारित होती है। वेग कम होता है क्योंकि किरण सघन से विरल में पारित होती है। वेग कम होता है क्योंकि किरण विरल से सघन माध्यम में पारित होती है और वेग में परिवर्तन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। देख ले, होशियार बच्चा के लिए होशियार क्वेश्चन, बहुत होशियार क्वेश्चन, हम सोच समझ के सब जवाब मारेगा। देखता हूं कौन कौन सही मारता है। अमित पटेल ने सी दे दिया है और मेरे बाकी दोस्त किशोर कुमार भी सी दे रहे हैं। किशोर कुमार वेरी गुड। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, यही है ना किशोर कुमार का सबसे अच्छा गाना। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। दुआ करो सब लोग। अच्छा, दुआ के नाम पर याद आ गया कि एक 15 तारीख को शाम को 4 बजे 15 तारीख को शाम को 4 बजे केमिस्ट्री का महा मैराथन क्लास एएनपी का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब लोग जरूर जुड़ेंगे लाइव में 15 तारीख को शाम को 4 बजे। तो मेरे दोस्तों आ जाइए, दुआ कीजिए कि यह क्वेश्चन आपका सही हो जाए। वेग कम होता है क्योंकि किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, बिल्कुल सही है। विरल से सघन जाएगा तो वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों कम होगा। वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों कम होगा। वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों कम होगा जब प्रकाश विरल से सघन जाएगी। क्या नहीं बदलता है? कमेंट मारो, कमेंट करो रे बचवा, क्या नहीं बदलता है जब विरल से सघन माध्यम में जाता है? ये अपन का स्टाइल है सही जवाब देने का। जल्दी से अपन का स्टाइल दिखाओ। अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? माय डियर फ्रेंड, ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, सेट 11 क्लास पीडीएफ टेलीग्राम पर डलवा दीजिएगा। अच्छा आ गए हैं, ओके। एफ नो चेंज, वेरी गुड। आवृत्ति वेरी गुड। अब लगता है जैकी आ गए हैं, जैकी चैन बिल्कुल आ गया है। रणधीर कपूर एफ लिख रहे हैं, एफ मतलब बहुआ, फ्रॉड नहीं ना, फ्रीक्वेंसी। रंजीत कुमार एन रिलेशन भी लिख करके भेज दिए हैं, बहुत अच्छे। अच्छा जैकी चैन आया है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैविक उत्तकों के भंडारण के लिए किया जाता है? तरल नाइट्रोजन, तरल हीलियम, तरल आर्गन, तरल ब्रोमीन। जल्दी से बता दोस्त। राम राम सर जी, राम राम। राम आएंगे 22 तारीख को आ रहे हैं राम जी। चलो मनोरंजन कुमार, मनोरंजन कुमार फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है तरल नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। जैविक पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है और इसका याद रखना, जो टेम्परेचर होता है कौन सा कहते हैं? लिक्विफिकेशन का टेम्परेचर, द्रवीकरण का ताप, यह होता है -196 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है बाबा, दम सही आ रहे हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 60 वोल्ट विभवांतर पर एक परिनालिका में 15 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रतिरोध कितना है? तुम लोग दिखाओ तो हम लोग का प्रतिरोध कितना है? जयंता -196, वेरी गुड। फटाफट से बता दो। चिप्स में क्या? चिप्स में हाँ गैसीय नाइट्रोजन, गैसीय नाइट्रोजन। बल्ब में भी 16 का आंसर ए दिया है, जैकी कुमार ए, जयंता 4। अच्छा ये आंसर है लिख के दिया। आप आएंगे सर जी अयोध्या राम मंदिर? बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम भी पहुंचे। 16 का सी, कुछ लोग ए है, अच्छा कुछ लोग ए है। चलो देखते हैं एक बार क्या निकालना है। प्रतिरोध R बराबर V बट्टे I। वोल्टेज कितना दिया बुआ? 60। रेजिस्टेंस करंट कितना है? 15। 60 बट्टा 15 बराबर 4 एम्पियर। आंसर हो जाएगा 12 का 4, ऑप्शन नंबर 4। 12 का 4 हो गया 8। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर है 17। इसको देखो कौन सही बनाता है। एक पिंड का भार पृथ्वी के सतह पर W न्यूटन है, इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा?
पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर भार क्या होगा? जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। एक पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? दम सिंपल सा याद रखना। अगर ऊंचाई पर पूछेगा भार तो W डैश बराबर W इंटू और क्या करोगे 1/r प्लस h का होल स्क्वायर। दम सिंपल सा दम तरीका बता रहे हैं। ऊंचाई पर भार पूछेगा, पृथ्वी के सतह पर भार गुने 1/r प्लस h का होल स्क्वायर मार देना, आंसर आ जाएगा। बोलोगे कितना हो जाएगा? W इंटू 1। अब बाई रेडियस को मान लोगे तुम लोग, कितना सवाल बनाते समय रेडियस को मान लेना 1 और इसका आधा तो 1/2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 213। तो ये हो जाएगा W इंटू 2 बाई कितना 3 और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 का स्क्वायर 4W/9। आंसर हो जाएगा 4W/9, ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है 4/9। वेरी गुड। अच्छा से बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ। पृथ्वी के सतह पर भार है W बराबर होता है mg। पृथ्वी के सतह से त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर भार, तो W डैश बराबर हो जाएगा m इंटू जी डैश, और जी डैश का मान तो तुम लोग को आता है GM/r प्लस h का होल स्क्वायर। यहां पर mg के बदले क्या लिख सकते हो? GM/r स्क्वायर। होगा ना भाई? बस इसको हल कर लेना है। ये क्या हो जाएगा? m इंटू जी एम और बटा r प्लस r/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4W/9। कोई दिक्कत है तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 17। अगर फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट। आजा, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 18। किसी वस्तु के द्वारा, क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी वस्तु के द्वारा तय कुल दूरी S1 की प्रथम 1/3 दूरी में, दूसरी 1/3 दूरी में तथा तीसरी 1/3 दूरी में चाल क्रमशः V, 2V और 3V है। इसकी औसत चाल कितनी होगी? जल्दी से बनाओ। औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी कितना? S और बटा क्या बोला? प्रथम 1/3 दूरी में वेग है V, अगला 1/3 में 2V और अंतिम का 1/3 में 3V। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। S/3 बटे V प्लस S/3 बटे कितना 2V प्लस S/3 बटे 3V। इसको बस सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आ जाएगा आपका 18V/11, ऑप्शन नंबर तीसरा 18 का ऑप्शन नंबर सी। मनोरंजन कुमार बिल्कुल सही आंसर, जल्दी से मारिएगा। 18 का सी नंबर। बोलो, सबको समझ में आया? औसत चाल कुल दूरी बटा समय। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। S/3 दूरी को V चाल से, फिर S/3 दूरी को 2V चाल से और S/3 दूरी को 3V चाल से। बस इसको सॉल्व कर लो। S नीचे में देखो S/3V, S/6V और S/9V। एलसीएम ले ले भाई। S अब बट्टा में एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा? 3, 6 और 9 का एलसीएम 18। यहां हो जाएगा 6S, यहां हो जाएगा कितना 3S और यहां हो जाएगा 2S। ये हो जाएगा 18S। अब बट्टा में 6, 3, 9, 2, 11। SS कट गया, 18, 11, 18V/11। V तो यहां छूट गया था ना, ये V ऊपर आ जाएगा। चलो, आंसर हो गया 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर।
क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 6 मिनट तक प्रवाहित करने में 1000 जूल का कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल कितना होगा? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1.38 वोल्ट, 1.68 वोल्ट, 2.04 वोल्ट और 3.10 वोल्ट। जल्दी से सवाल बनाओ। किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 6 मिनट तक प्रवाहित करने में 1000 जूल का कार्य करना पड़ा। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल कितना है? बन जाएगा? जल्दी से बोलो। बिल्कुल बनेगा सर। H बराबर होता है VIT। कितना काम करना पड़ा? 1000 जूल। विद्युत वाहक बल निकालना है। करंट का मान कितना है? 2 एम्पियर। और 6 मिनट का मतलब कितना सेकंड? 120 नहीं 720, सॉरी। तो आपको निकालना है V का मान। तो V बराबर हो जाएगा 1000 अब बटे कितना? 1440। सही है ना? V इंटू आई इंटू टी। टी गड़बड़ है, ये तो 360 होगा ना, 360। तो 360 गुना 2 कितना हो जाएगा? 720। 1000 बटे 720 कितना हो गया? 100 बटे 72। 100 बटे 72 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4 से काटो, 4 8 72 अब 25, 18 का 18 और 18 3 54। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए। सवाल तो लोग नहीं बना रहा है क्या? सब हमको देख रहा है बनाते हुए। चलिए देख लीजिए। जब देखिए रहे हो तो देख लो बढ़िया से। देख लिया? कोई दिक्कत है तो भाई टाइप कर दे बस। अब 2 मिनट तुम लोग के साथ है, फिर मेरा क्लास है। एक क्वेश्चन और बच गया, इसको सही सही हल कर ले। क्वेश्चन आओ। जब किसी आदर्श गैस के ताप को 600 केल्विन से बढ़ा दिया जाए तो गैस में ध्वनि का वेग अपने प्रारंभिक मान का √3 गुना हो जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप कितना है? कहता है जब किसी आदर्श गैस के ताप को 600 केल्विन से बढ़ा दिया जाता है तो गैस का ध्वनि का वेग अपने प्रारंभिक मान का √3 गुना हो जाता है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गैस का प्रारंभिक तापमान कितना है। तो प्रारंभिक तापमान मान लो कि T केल्विन है। कितना मान लिए? T। और 600 केल्विन से अगर बढ़ा दिए तो कितना हो गया? T + 6। ध्वनि का वेग कितना हो गया? √3। देखो ध्वनि का वेग परम तापमान के समानुपाती होता है। चलो इधर लिखते हैं। ध्वनि का वेग परम तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। 2 कंडीशन में लिखेंगे तो V1/V2 बराबर लिखेंगे √T1/√T2, यानी ये √T1/T2। मान लो कि तापमान T पर ध्वनि का वेग कितना था? V। अब बोलता है कि कितना हो गया? √3 गुना, यानी √3 भी कितना तापमान? T + 600। ये हो जाएगा T + 600। T + 600। बस सॉल्व कर लो। भी कट गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर T/T + 600। तो कितना हो गया? 3T बराबर T + 600। इसका मतलब 2T बराबर 600 और T बराबर हो गया कितना? T बराबर हो गया 300। 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। मस्त मस्त क्वेश्चन तुम लोग को करवाए हैं दोस्त मेरे, अच्छे से तुम लोग बनाओगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, जरूर क्वेश्चन को दोबारा बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अगले क्लास में जुड़िएगा। अगला क्लास याद रखिएगा, मैराथन क्लास होगा सोमवार को शाम को 4 बजे। केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास ALP CBT 2018 के CBT 1 के 2018 के सभी केमिस्ट्री क्वेश्चंस को 1 शॉट में हम लोग देखने जा रहे हैं। और इस बात को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करवाइए। आप लोगों का आज के क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने आज जो हमारे साथ 20 क्वेश्चन किया है, क्या वो आपको अच्छे लगे और क्या उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। गुड नाइट।
आ गए हैं? हाँ आ गए हैं, हर बार आना नहीं, आ चुके हैं। चलिए आज जो है हम भी आ गए हैं। आज जो है आप लोगों के सामने देख लीजिए, प्रश्न जो है बाबू वह क्या है, इसको समझिएगा और देखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपके किस एग्जाम में आता है यह भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। जब आप साइको का एग्जाम देते हैं, जब आप साइको का एग्जाम देते हैं उस टाइम आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न रहेगा और उसमें आपको यह पता चलेगा कि साइको का टेस्ट, साइको का एग्जाम का क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यह जो है इसमें ईट काउंटिंग, ब्रिक्स काउंटिंग, ये बाबू ये चैप्टर है जो कि साइको के एग्जाम का है, जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में, एएलपी के एग्जाम, एएलपी में साइको होता है, एएलपी के एग्जाम में ये आना ही आना है। और हम लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे भी। और आप लोग एक बात जान लीजिए, साइको के एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना है, साथ ही साथ आज आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, अच्छे से सीख जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। यहां जो सवाल होता है वो सवाल इस प्रकार से होता है कि जैसे यहां पर ए लिखा है, ध्यान से पहले समझ लीजिए, ए लिखा है यानी कि ईट ए जो है वह कितने ईट को टच कर रहा है, छू रहा है, वह हमको इसमें बताना होता है। इसमें क्या बताना होता है, ईट ए कितने ईट को छू रहा है, ईट ए कितने ईट को टच कर रहा है, हम लोगों को इसमें यह चीज बताना होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ईट ए कितने ईट को टच कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ हम समझाएंगे। ईट का जो लेंथ होता है बाबू ये है, ये होता है ईट। अब देखिए ये साइड, ये साइड, इधर 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 और फिर पीछे में भी, ये सारे के सारे 6 साइड हैं एक ईट के, और ये 6 साइड वो किस किस ईट में टच कर रहा है, कितने ईट में टच कर रहा है, हम लोगों को ये जानना है। तो अब जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये एक लंबा सा ईट है, यहां तक गया, इसमें अगल बगल छोटा बड़ा सब प्रकार से यह टच करेगा, हर प्रकार से ये टच करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको पहले बताएंगे, फिर आपको उसमें कुछ जानकारी होगा, फिर आप लोगों को कुछ इसमें समझाएंगे। सबसे पहला ईट ए जो है वो यहां है बाबू, यहां पर है ईट ए, ईट ए इस जगह पर है। और जब ईट ए इस जगह पर है तो ये जो भागेगा, ये ईट ए भागेगा इस प्रकार से, यानी कि पूरा एकदम पीछे की तरफ तक जाएगा, पूरा एकदम पीछे की तरफ तक जाएगा। और जब ये पीछे की तरफ तक जाएगा तो हमको वहीं पर गिनती करना होता है कि वह कितने ईट से टच कर रहा है, वह कितने ईट से टच कर रहा है। तो देखिए ये रहा ईट ए, और ईट ए आप देख लीजिए ये बगल वाले से ये पहले टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, साथ ही साथ ये टच कर रहा है किससे, तो ये देखिए ये जितना भी ईट इस प्रकार से अंदर गया है, जितना भी ईट इस प्रकार से अंदर गया हुआ है, सारा ईट उससे टच हो रहा है, सारा ईट इससे टच हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसका बेसिक बात जानते हैं। आपको गिनती क्या करना है, छोटा वाला एरिया को सबसे पहले गिनती करना, किसको, छोटा वाला को। ईट ये है, ये टच किया, एक तो पहले इधर टच कर गया बगल में, फिर ये देखिए 1
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 ईंट इसको टच कर गया। देखिए 1 2 3 4 5 ईंट ए कुल 5 ईंट को टच कर रहा है। ईंट ए कुल 5 ईंट को टच कर रहा है। ये देख लीजिए ये 4 का 4 ईंट जो है वो इसी प्रकार से यहां तक गए हुआ है, यहां तक गए हुए, एकदम पीछे तक गया हुआ है। पीछे तक गया है इस ईंट को टच करेगा ही करेगा, यहाँ ईंट को टच करेगा ही करेगा। यानी कि ए ईंट कुल कितने ईंट को टच कर रहा है? 5 ईंट को टच कर रहा है। चलिए अब हम यहीं पर हम बोले हैं छोटा हिस्सा को गिनती करिए। सबसे पहले इस बगल वाले इसको गिनती करिए, इसको गिनती किया कीजिए पहले, ठीक है। ईंट बी कितने ईंट को टच कर रहा है? ईंट बी कितने ईंट को टच कर रहा है? तो ये देखिए ईंट बी यहां पर है, ये कितने ईंट को टच कर रहा है? सबसे पहले इसको बगल वाले को, उसके बाद ये ऊपर वाले को, 2 हो गया। ये वाला बाबू इस ईंट को, इस ईंट को, नीचे में जो है दोनों इसको ईंट कर, और इस ईंट को ये देखिए यहां पर ये बाबू नहीं, इसको नहीं कर रहा है, इस ईंट को टच नहीं कर रहा है। यानी कि ईंट बी जो है वो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 कितने ईंट को? 4 ईंट को टच कर रहा है। कुल मिलाकर के बाबू यह 4 ईंट को टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अब ईंट सी कितने ईंट को टच कर रहा है? ईंट सी यहाँ है, ईंट सी बाबू यहाँ पर है। और ईंट सी देखिए एक तो सबसे पहले इधर बगल वाले को, फिर इधर बगल वाले को, फिर इधर बगल वाले को, और ये दोनों को भी टच कर रहा है, ये दोनों को भी टच कर रहा है। यानी कि कितना? तो 2 यहां हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने हो गए? 5। यानी कि कुल 5 ईंट को टच कर रहा है। कौन सा? तो बाबू ईंट सी। अब आइए ईंट डी का बात कर लें। ईंट डी है बाबू यहाँ ऊपर में, ऊपर में हम बोले थे छोटा हिस्सा को गिनती करिए, इसको टच किया, इसको टच किया। ये देखिए ईंट डी यही ना है, यही वाला ना ईंट डी है, यही ना है ईंट डी। ये छोटा वाला 2 हिस्सा को इधर टच किया, 2 इधर हिस्सा को टच किया, और इसके अलावा कहीं भी वह टच नहीं कर रहा, बस 2 ही ठो ईंट को टच ही कर रहा है। ये ईंट डी जो है कुल 2 ईंट को टच कर रहा है। इसके बाद देखिए आप ईंट ई कितने ईंट को टच कर रहा है? ईंट ई यहां पर है, ये है ईंट ई, ये है बाबू ईंट ई, ये है ईंट ई है, ये वाला जो ईंट ई है। और ये कितने को? एक इधर, एक बाबू इधर, और 2 ठो इधर, 2 ठो इधर। हमेशा बोले हैं छोटा हिस्सा ईंट का, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है छोटा वाला जो हिस्सा है, इसको गिनती करिए, एकदम आंसर सटीक आएगा। इस दोनों को टच किया, इसको टच किया, और इसको टच किया। कुल कितने को टच किया? 4 को टच किया। कुल कितने को किया? 4 को टच किया। ठीक है, सर इसका का टेस्ट चल रहा है क्या सर? नहीं बाबू अभी इसका टेस्ट शुरू नहीं किया सर, हम सिखाओ साइको में फेल थे। कोई बात नहीं, इस बार साइको में जरूर पास। सर आप साइको भी पढ़ाते हैं? हाँ बाबू इस बार से शुरू कर रहे हैं। हम ब्रिक्स टेस्ट में ही फेल थे, ऑप्शन चेंज हो गया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लगे रहिए एकदम बाबू, लगे रहिए, सबका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब ये दूसरा सवाल आपके सामने, एक में बाबू 5 सवाल है, एक में 5 क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। विनायक पटवा बोल रहे डी का 2 और फिर ई का 4। चलिए बाबू बिल्कुल सही। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आते हैं और देखिए यहां पर ए कितने ईंट को टच कर रहा है? अब देखिए अब आप लोगों का स्पीड बढ़ेगा, अब स्पीड बढ़ेगा। ए कितने ईंट को टच कर रहा है? ए कर रहा है यहां से 2, यहां से 2, 4, और यहां से 1। कुल मिला के कितने ईंट को टच कर रहा है? ए कर रहा है कुल 5 ईंट को टच कर रहा है। ए जो है कुल 5 ईंट को टच कर रहा है। बी कितने ईंट को टच कर रहा है? ईंट बी, सतीश कुमार हेलो सर, गुड नाइट सर जी, गुड इवनिंग बाबू। चलिए बी जो है कितने ईंट को टच कर रहा है इसको देखना। ये देखिए ईंट बी यहां पर है, ईंट बी यहां पर है 1 2, और इसके अलावा कोई भी नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है, बस 2 ही ठो ईंट है जो कि ईंट बी को टच कर रहा है, तो वो है बाबू 2।
आइए इसमें ईट सी कितने ईट को टच कर रहा है, ईट सी यहाँ पर है, देख लीजिए ईट सी यहाँ पर है, और ये कितने ईट को टच कर रहा था, यहाँ नीचे में 2 ठो को टच कर रहा है, और यहाँ पर बाबू 1 ठो को टच कर रहा है, बस इसके अलावा ईट सी किसी को भी टच नहीं कर रहा है। कितने को टच कर रहा है, 3 ईट को टच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ईट डी कितने, ईट डी जो है ये कितने ईट को टच कर रहा है, ये आप देखिए ईट डी यहां है, ईट डी यहां है, और ये देखिए 1, ये देखिए 2, और ये देखिए 3, ये हो गया। ये देखिए ईट डी 1, ईट डी 2, ईट डी 3, कुल कितने को, तो बाबू ईट जो है वह 3 ईट को टच किया। कितने ईट को टच किया, 3 ईट को टच किया। ईट ई कितने ईट को टच कर रहा है, ईट ई बाबू यहां पर है, ईट ई यहां पर है, बगल वाले को छोटे हिस्से को गिनती करना, ये वाला 1 ठो, ये वाला बाबू दूसरा, इसके अलावा कोई नहीं। ईट ई कितने ईट को टच किया, ईट ई बाबू टच किया कुल मिलाकर के 2 ईट को, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है सबका। सतीश बोल रहे हैं डी का 3 बिल्कुल सही और ई का 2 बिल्कुल सही, तिवारी बाबा बोल रहे हैं ई का 2 बिल्कुल सही, विनायक बोल रहे हैं ई का 2 बिल्कुल सही है, तिवारी बाबा बोल रहे डी का 3 बिल्कुल ही सही है। चलिए आप लोगों का आंसर देख देख के मुझे भी मजा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके सामने प्रश्न है यहां पर, अब बताइए इसमें कुल मिला के कितना ईट को टच किया जा रहा है, ए ईट कितने ईट को टच कर रहा है, ए ईट है बाबू यहां पर, ए ईट है बाबू यहां पर, ये देखिए ये हो गया ईट ए, और ईट ए को कितना ईट टच कर रहा है, हम लोगों को अब यही चीज यहां पर समझना है। ये हो गया ईट ए, और ईट ए देखिए अब टच कर रहा है, सबसे पहले 1, ये बाबू 2, ये बाबू 3, बस हो गया खत्म। ईट ए कितने ईट को टच कर रहा है, ईट ए जो है बाबू कुल 3 ईट को टच कर रहा है, 3 हो गया आंसर। आइए अगला सवाल में बी, ईट बी कितने ईट को टच कर रहा है, ईट बी क्या बोले हैं, छोटा सिरा, छोटा किनारा, छोटा सिरा को टच करना, गिनती करना है। ये देखिए 1, ये बाबू 2, ये बाबू 3, ये बाबू 4। ईट ए जो है, सॉरी ईट बी जो है वह कितने ईट को टच किया, तो बाबू 4 ईट को टच किया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर 2 ऑप्शन। सर एक दिन डायरेक्शन का मैराथन करवाइए, अच्छा डायरेक्शन का मैराथन। तिवारी बाबा बोल रहे हैं ए का 3 बिल्कुल सही है, विनायक बोल रहे हैं बी का 4 बिल्कुल सही है, सी का, तिवारी बाबा बोल रहे हैं सी का 3, चलिए सी का बनाएंगे तब हमको पता चलेगा, बी का 4, बी का 4, आशीष बोल रहे हैं बी का 4 बिल्कुल सही है। टीटीआई ट्रिक बता दीजिए सर, बाबू टीटीआई ही चल रहा है, बस आपको प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना ज्यादा स्पीड हो जाएगा। अभी देखिए ना, चलिए अगले सवाल की ओर, सी के लिए बाबू सी ईट यहां है, सी ईट यहां है, और ये देखिए 1 आया, 1 यहां पर, और ये बाबू दूसरा यहां पर, और ये बाबू तीसरा यहां पर, कुल मिला के कितना, ऐसे चलेगा ऐसे कलम। कुछ दिन के बाद आपको बार बार इस टाइप का क्वेश्चन, वृक्ष सब का क्वेश्चन, साइको सब का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीच में लाते रहेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे इतना ज्यादा कि कहिएगा कि हाँ बढ़े हैं। चलिए बाबू ये देखिए, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देख रहे हैं कैसे घूम रहा कलम, 1 2 3, यानी कि बाबू वृक्ष सी में कितना, तो 3 ईट 3। आइए डी, वृक्ष डी कितने को टच कर रहा है, 1, ये बाबू ये है वृक्ष डी, ये है बाबू 1, ये है 2, ये है 3, कुल मिला के कितना, तो कुल मिलाकर के बाबू 3, डी कर रहा है टच कितने को, 3 को।
तिवारी बाबा बोल रहे हैं ई का सी, ई का 3। अच्छा ई तक पहुंच गया जी, हम तो ये अभी पहुंचबो नहीं किए हैं। सतीश बोल रहे हैं बी का 4, बिल्कुल सही है। साइको है सर ये, हाँ बाबू साइको का टेस्ट है। रणधीर कुमार बोल रहे हैं कैलेंडर थ्योरी का मैराथन लाइए सर जी। चलिए बाबू अभी साइको का अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ई ईट कितने ईट को टच करेगा? ई ईट ये देखिए, ई ईट यहां पर है बउआ, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे घूमेगा, ऐसे कलम ऐसे घूम रहा है, ऐसे देख लीजिए। कुल मिला के कितने ईट को टच किया? 3 ईट को टच किया। ये हो गया बाबू 3। क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए मजा आ गया, सबको मजा आ रहा है? क्वेश्चन बनाइए फटाफट, आंसर दीजिए झटाझट। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए, क्या होगा? रणधीर बोल रहे हैं लगता है ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक चल रहा है सर, टीटीआई चल रहा है, एकदम टीटीआई का धुरजार उड़ा देना। ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक, टीटीआई ही टीटीआई होगा, धुरजार उड़ा देना है। क्या लिख रहा है? ए ईट जो है कितना ईट को टच कर रहा है? एकदम टच करते हुए चलिए क्वेश्चन को। ये देखिए बाबू 2 ठोको, एक इधर एक बाबू इधर, इसके अलावा किधर भी नहीं है। कुल कितना ए ईट किया बाबू? 2 ठोको टच। अब बताइए बी ईट कितना ईट को टच कर रहा है? तो बी ईट टच कर रहा है बाबू एक तो नीचे में इधर, एक बाबू इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर। कुल मिला के कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी ईट जो है कुल मिलाकर के 4 ईट को टच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आइए यहां पर ईट सी में, ईट सी में आइए, ईट सी को ध्यान से देखिए। ईट सी यहां है, ईट सी एक तो ऊपर टच किया, एक तो बाबू इधर टच किया, बस। इसके अलावा ईट सी किसी भी ईट को टच नहीं कर रहा, यानी कि 2 ईट को टच किया। ईट डी देखिए, ईट डी देखिए, ईट डी बाबू यहां पर है, ये यही है ईट डी, यही है। अब ये ईट डी देखिए, एक तो इधर टच किया 1, एक तो बाबू इधर टच किया 2, इसके अलावा कहीं नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं, 2 ठो ईट को टच किया। अब आइए ईट ई में, ईट ई में आइए, ईट ई में कितने ईट को टच हो रहा है? ईट ई कितने ईट को टच कर रहा है? ये रहा ईट ई, इसी को पकड़िए पकड़िए, ये बाबू 1, ये बाबू 2। ईट ई सिर्फ और सिर्फ 2 ठो ईट को टच कर रहा है। क्या हो गया? 2, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया क्वेश्चन। इजी लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे। नहीं समझ आ रहा सर, अपने आप पे डाउट हो रहा है, मुझसे साइको नहीं होगा क्या सर? बॉक्सिंग मिशन नो, एक दिन करा दीजिए सर। बॉक्सिंग, अच्छा मिसिंग नंबर के बारे में बोल रहे हैं। चलिए बाबू ठीक है। गौतम कुमार टेंशन नहीं लीजिए बाबू, अभी तो शुरुआत है, प्रैक्टिस चलते रहेगा, स्पीड आपका भी आ जाएगा। रिजल्ट कोई नहीं, इस बार एकदम रिजल्ट होगा पक्का। इस बार पार नहीं, इस बार अगले पार। बात समझ में आ रहा है? इस बार उस पार रहना है। ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ बस दिमाग में बैठा लीजिए एक बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साइको की जिम्मेदारी इस बार एकदम टेंशन फ्री होकर के रहिए। इतना प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस, साइको आराम से निकल जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। आइए यहां पर ईट ए कितने ईट को टच कर रहा है? ये वाला ईट ए यहां है, ये देखिए, हम बोले हैं छोटा वाला हिस्सा को देखिए। ईट ए सबसे पहले एक इधर, एक बाबू इधर, 2 ईट हो गया, एक इधर 3 ईट हो गया, एक बाबू इधर 4 हो गया, एक इधर 5 हो गया, एक इधर 6 हो गया। ईट ए कुल मिला के कितने ईट को टच किया?
ईट ए कुल मिलाकर के बाबू, ईट ए कुल मिलाकर के 6 ठो ईट को टच किया, कुल मिलाकर के 6 ईट को टच किया है। अगला सवाल, ईट बी कितने ईट को टच करेगा? ईट बी, ये रहा ईट बी, इसको ध्यान से देखिए, ये एक इधर बाबू, दूसरा इधर, इसके बाद नहीं है, इसके बाद नहीं है, यानी कि 2 ठो ईट को टच किया। चलिए, ईट सी कितने ईट को टच किया? ईट सी यहां पर है, ईट सी यहां पर है, एक ईट तो ये हो गया। अब आइए छोटा वाला हिस्सा, हम बोले ना बार बार बोलते हैं, छोटा वाला हिस्सा को ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला हिस्सा जो ये यहां तक जा रहा है, एक, ये बाबू दूसरा, ये बाबू ये वाला तीसरा, तो 3 इधर हो गया और 1 ठो इधर हो गया। कुल मिलाकर के ईट सी कितने ईट को टच कर रहा है? 4 ईट को टच कर रहा है, 3 और ए 1 4। चलिए, ईट डी कितने ईट को टच कर रहा है? ईट डी यहां पर है, ईट डी यहां पर है, एक तो ये हो गया 1, ये बाबू 2, ये बाबू 3, ये बाबू 4। ईट डी कितने ईट को? तो ईट 4 को, 4 ठो ईट को ये टच कर रहा है। अब आइए, ईट ई कितने ईट को टच कर रहा है? ईट ई बाबू यहां पर है, यहां पर है। और सबसे पहले छोटा हिस्सा को हम बोले थे देखने, किनारे में छोटा हिस्सा को देखने बोले थे, एक ईट यहां पर, दूसरा ईट यहां पर, तीसरा ईट यहां पर, चौथा ईट यहां पर, 5वां ईट यहां पर। ईट ई कुल मिलाकर के कितने? 5 ईट को टच कर रहा है, ठीक है, ईट ई कुल मिलाकर के 5 ईट को टच कर रहा है। तो चलिए एक बार आप लोग का भी आंसर मिला लिया जाए। विनायक बोल रहे हैं सर हम पूरा सॉल्व कर दिए। कुशीलिया सर, कुशाइला सर कहाँ गए हैं? क्या बोल रहे हैं जी, क्या लिख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। रणवीर कुमार, साइको किए हैं भैया जी। सतीश कुमार बोल रहे हैं E5, तिवारी बोल रहे हैं E का 5, रणधीर बोल रहे हैं ए का 6 बिल्कुल सही है, तिवारी बाबा डी का 4 बिल्कुल सही है, विनायक बोल रहे हैं E का 5 बिल्कुल सही है। उसके बाद बाबू तिवारी बाबा सी का 2 नहीं बाबू, सी का 4 आया है, देख लीजिए गलती हो गया आपका। विनायक बोल रहे हैं डी का 4 बिल्कुल सही है, तिवारी बाबा बी का 2 बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है आज का क्लास यहीं तक। अब बाबू नेक्स्ट आएंगे, आप लोगों के सामने पेश हो रहे हैं हमारे मैथ्स गुरु संजय मिश्रा सर। अभी आपको आएंगे और मैथ्स का ट्रिक बताएंगे, मैथ्स के बारे में आप लोगों का क्लास लेंगे, मैथ्स का वीडियो अब चलेगा, मैथ्स का क्वेश्चन यहां से सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हेलो, आज टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा तो पहला क्वेश्चन बना भी दिया। देखिए, जब हमारे पास रहता है, इसमें देखिएगा, जब आपका एक बस x से y, एक बस लिखा हुआ है x से y, x से y और y से x, जब दूरी समान होता है, डिस्टेंस समान, तो औसत चाल जो होता है ये सब जानता है क्या था, 2 गुने चालों गुणनफल। तो यहाँ एक्स वाई कर दें,
चालों गुणनफल बटा चालों का योग होता है। तो चाल मेरे पास कितना है 20 और 30, अब बट्टा होगा 50, यहां से काटिएगा 4, 4 ते 12 दूना 24। पहला क्वेश्चन का आंसर 24 सही बनाए, एक बच्चे बनाए हैं, एक बच्चा बनाया है, दूसरा बच्चा 24 सही है, तीसरा बच्चा भी 24 बना, आशीष कुमार, सतीश कुमार तिवारी, तीनों सही बनाए। चलिए बहुत खुशी की बात, ऐसे बनाइए मेरे साथ, आ जाइए। अब देखिएगा क्वेश्चन को सेकंड वाले, सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर दूरी को 10 घंटे में तय करता है, वह आधी दूरी, तो पहले बताइए 80 किलोमीटर का आधा, आधा यदि कर देंगे तो 40 खत्म हो गया, रेस्ट दूरी बचा हमारे पास शेष कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर। अब आइए कहता 3/5 समय में, तो 3/5 तो 10 का 3/5 चला गया मेरे पास, 6 घंटा चला गया, तो शेष समय क्या हो गया, शेष हो गया 10 में 6 घटा दिए 4 घंटा। अब बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 40 किलोमीटर हमको 4 घंटा में जाना है, मेरा स्पीड होना चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बच्चे बनाए हैं सही 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं बनाए हो, नहीं बनाया, सही है। चलिए नेक्स्ट आइए, 2 का सी सही बनाए, 2 का सी होगा, 2 का डी होगा। आइए तीसरा आइए, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, तीसरा क्वेश्चन देखिए पहले बना के देखिए, तो क्वेश्चन है एक कार 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चली, अपने सामने 40 मीटर आगे एक बस को जाते हुए देखता, 20 सेकंड में उसे 60 मीटर पीछे, देखिए आपका चार्ज 76 है, उसका चार्ज क्या है नहीं पता, होगा 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 आंसर लगाइए, 58 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कर रहा है मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं हैं, यदि मैं 5 के स्पीड चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी से हो जाता है, परंतु 6 के स्पीड चलूं तो 5 मिनट पहले पहुंचता। देखिए पहला काम, जब दूरी बराबर लिखेंगे चालों का गुणनफल बटा गुणे समय का, याद रखिए समय का अंतर। अब देखिए कितना कितना चाल है, एक चाल है आपके पास 5, दूसरा चाल है 6, डिफरेंस 1, और 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो अपोजिट नेचर है, तो 12 मिनट, मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 5 5 कट गए, आंसर कितना होगा 6 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, आंसर होगा 6 किलोमीटर। 4 का सी, हाँ सही है, बहुत खुशी की बात, बनाया है बच्चा, आशीष भी बनाया है और तिवारी भी बनाया, सही है, ऐसे ही बनाओ, आगे आ जाइए, हो गया, आगे बढ़े, आ जाइए। पांच, अब यहाँ क्या दिया है, एक बस 40 की स्पीड से औसत कर अपने गंतव्य स्थान ठीक समय पहुंच जाती है, यदि उसकी औसत चाल 35 को होता हो, वह देखो सेम क्वेश्चन है, फिर दूरी निकालेंगे, तो चालों गुणनफल कितना है 40 गुने 35, डिफरेंस कितना का 5, 15 मिनट लेटी 15/60, अब 15/60 यहाँ 4 काटिए,
5 चौक 20, 2, इसका मतलब गंतव्य स्थान दूरी कितना होगा 70 किलोमीटर। बस वही चालों गुने पर चालों का अंतर गुने समय का, आंसर होगा 70 किलोमीटर। बनाए हो 70 किलोमीटर, सी सही है। 5 का आंसर सी सही है। आशीष का सही आया, 5 का सी सही। सही है सही। चलिए आगे बढ़े, आगे आइए। देखिए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर हम लोग के पास क्या है, मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चाहता हूं तो 2 घंटे में पहुंच जाता हूं। एक दिन वह 1/4 दूरी तय करने पता चला कि उसकी कोई कागज घर पर ही छूट जाता है। वह तुरंत अपने चालों को बढ़ाकर घर के लिए चलता है, कागज लेकर ऑफिस नियत समय पर पहुंच जाता है। देखिए पहला काम ये घर से उसका ऑफिस कितना दूर होगा, तो 6 से डेली 2 घंटा चलता है तो 12 किलोमीटर उसका घर होगा, ये ऑफिस होगा। अब कहता 1/4 दूरी चला गया, तो 12 का 1/4 3 किलोमीटर चला गया, तो 3 किलोमीटर गया तो इसमें समय कितना व्यतीत किया, तो 3 का बटा 6, इसका मतलब आधा घंटा उसका खत्म हो गया। अब दूरी पहले 3 किलोमीटर, पहले घर आएगा फिर ऑफिस जाएगा। अब देखिए दूरी इसको कितना कवर करना पड़ेगा, पहले 3 पीछे जाएगा, 12 ऑफिस आएगा, 15। इस समय उसके पास क्या बचा, तो 2 घंटा में आधा घंटा बर्बाद हो गया, तो 3/2 घंटा बचा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 15/3 ऊपर जाएगा 2। इसका मतलब है उसको किस स्पीड से जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसे ऑफिस जाना होगा। छह का सी सही है। आ जाइए नेक्स्ट आइएगा, हो गया 6 का 10 सही लाए। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अभी लगातार आपका टाइम डिस्टेंस ट्रेन बोर्ड सिस्टम से क्वेश्चन हम लगातार 4 दिन करेंगे। अब आइए क्वेश्चन है 7 में हम लोग के पास कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, 11 मिनट देरी से पहुंचती है। अब 50 के स्पीड से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो गंतव्य स्थान पहुंचने के समय क्या लगेगा। ठीक है देखिए, अब यहां पर देखो दूरी फिक्स है, एक था 50, एक था 40। अब आइए मान लो चाल है उसका, एक है 40, एक है 50, इसमें क्या करता है 11 मिनट देरी, तो 11 मिनट देरी, इसमें 5 मिनट देरी। अब जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 50 40 छोटा कीजिए, 5 4, डिफरेंस कितना, एक बराबर होगा 11 में 5 के 6, एक बार 6 होगा, तो 5 बार 6 पंचे 30 मिनट। अब 30 मिनट, तो 30 मिनट 11 मिनट लेट पहुंचता है, तो 30 में 11 घटा दीजिए, इसका मतलब रियल में 19 मिनट ही उसका आंसर होगा। आंसर इसका क्या होगा 19 मिनट। 7 का ही नहीं होगा बाबू, 19 मिनट होगा, गलत है। आंसर लिखो इसका 19 मिनट। चलिए 8 नंबर आइए। अब 8 नंबर बनाइएगा तो पहले इसको सॉल्व करें। 8 नंबर क्या है, ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है। एक दूरी सी ने 42 मिनट तय किया, तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगे। देखिए ए का स्पीड बी से डबल है, स्पीड डबल है, और बी का स्पीड सी से ट्रिपल्ड है, स्पीड ने ट्रिपल है, तो टाइम उसका अलग लगता, स्पीड उल्टा लगे। इसको 42 लगा, तो 42 का 1/3 कितना होगा 14। अब 14 का आधा कितना होगा 4। आंसर होगा ए को लगेगा कितना मिनट 7 मिनट। आंसर लगाइए 7 मिनट। चलिए प्रश्न संख्या अगला,
नॉर्म आइए, नॉर्म हम लोग के पास है क्या? 10 आ गया। अच्छा 10 से चलिए। यदि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 5 के स्पीड चलता है तथा 7 के स्पीड वापस आता है, आने जाने में इसको आने जाने में दिया रहे, तब दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का योग, चालों का योग गुणे कुल समय। अब आइए कितना कितना 5 गुने 7 बट्टा 12 गुना कितना 6 2, तो 35 का आधा बोलिए तो कितना होगा 17.5। आंसर लिखिएगा 17.5 किलोमीटर। दस का बी, हाँ सही है, 17.5 सही है, सही है। आ जाइए अगला क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्या कर, राकेश तथा अमन के साथ ए से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होता है। अब राकेश की चाल अमन की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद वापस उड़ता है। राकेश से एक ऐसे स्थान मिलता है जिसकी दूरी बी से 12 किलोमीटर है। देखिए सबसे बड़ी बात है यहां से यहां तक 60 है, अब फिर यहां से फिर 12 आया। अब बताइए राकेश और अमन, अमन और राकेश, एक चला 60 प्लस 12 जिसका स्पीड अधिक होगा, एक चलेगा 60 माइनस 12। अब आइए ये हो गया 72, ये हो गया 48। इस हिसाब से देखा जाए तो 3 होगा, ये 2 होगा। कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 का डिफरेंस जब 4 होगा, राकेश का 2 है तो 4 दूना 8 होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। राकेश का स्पीड हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फुल टेस्ट का टाइम है सैटरडे को 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खत्म हो गया? ग्यारह को था। क्या हुआ?